नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में सरकार गठन की हलचल दिल्ली तक पहुंची है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में महायुति के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में देर रात बैठक हुई है, ये तय करने के लिए कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र सीएम पद के नाम पर मुहर लगाने के लिए आधी रात को बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई थी। उसके बाद फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग सुनील तटकरे के घर पर हुई। अब ये जो अहम बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हो रही है। देखना होगा कि बीजेपी क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाएगी या फिर कोई नया चेहरा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस देर रात चल रही बैठक में सरकार गठन को लेकर तमाम अहम फैसले ले लिए जाएंगे, पर घोषणा कल होगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के बाद पहली बार महायुति अलायंस के तमाम लीडर्स जो हैं वो आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं और बैठक इस वक्त जारी है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और लगभग 20 मिनट की मुलाकात के बाद केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। उनकी मुलाकात लगभग आधे घंटे चली और उसके बाद हमने देखा कि अजीत पवार गृह मंत्री के घर पहुंचे और उनकी भी अलग से एक मुलाकात हुई और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अब गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं और महायुति की बैठक अब जारी है। हम आपको बता दें कि कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेंगे वो फैसला अंतिम होगा। अब किस तरीके से महाराष्ट्र के सरकार का गठन होता है, कितने पोर्टफोलियोज किस पार्टी को जाते हैं और कितने मंत्री कहां कहां पर चुने जाते हैं, इसका फैसला भी आज की इस बैठक में लिया जाएगा। साफ तौर पर सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाना है और एक एक उप मुख्यमंत्री दोनों अलायंस पार्टनर्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा यह भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट निकलता है तो वो इसी बैठक में इसका निर्णय होगा। आखिर क्योंकि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे मुख्यमंत्री की रेस में है क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहने का और महाराष्ट्र को आगे विकास के रास्ते पर किस तरीके से लेकर जाना है उस पर देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकार के साथ लगातार तालमेल बनाकर चले हैं। इसके चलते ही ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। यह भी बताया जा रहा है कि कल इस बैठक को ख़त्म होने के बाद कल ये तमाम महायुति अलायंस के लीडर्स मुंबई रवाना होंगे और वहां पर पहले विधायक दल की बैठक चुनी जाएगी और वहां पर अंतिम जो फैसला होगा, अंतिम निर्णय जो फैसला यहां पर लिया जाएगा उसकी घोषणा भी कल मुंबई में की जाएगी। इस चुनाव महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने बुरी हार देखी, इसलिए महाविकास अघाड़ी में जो शामिल दल हैं वो ईवीएम पर शक जता रहे हैं। कांग्रेस तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई सड़क पर लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम छोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। तो वही कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कर्ज लेकर ईवीएम वेरिफिकेशन की अर्जी डाल चुके हैं। आपको बता दें कि ईवीएम की एक मशीन की जांच के लिए एक उम्मीदवार को 47,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये फहाद अहमद हैं। शरद पवार गुट एनसीपी की टिकट पर मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से लड़े, लेकिन नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से 3,378 वोटों से हार गए। हार का दोष ईवीएम को दे रहे हैं। अब 2 ईवीएम की जांच की अर्जी डाली है। एक ईवीएम की जांच के लिए 47,000 रुपए खर्च करने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्ज लेकर 94,000 रुपए जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक रूलिंग दी थी जिसके अंदर आपको एक ईवीएम पे 47,200 रुपए जमा करके ईवीएम का आपको ईवीएम चेकिंग और वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो मॉक ड्रिल कराएंगे। हाँ। अब बताइए आप ये स्लिप टैली होती है उसके लिए? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। स्लिप टैली अभी भी नहीं होगी। अच्छा। अभी ये लोग क्या करेंगे, एक मॉक ड्रिल करेंगे। हाँ। कि ईवीएम देखो ठीक थी, वोट डालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा। 47,000 रुपए, 47,200 रुपए एक ईवीएम का। एक ईवीएम का। आप बताओ, आप उम्मीदवार को कहते हो कि चुनाव में 30 लाख रुपए खर्च करने चाहिए। 30 लाख या 40 लाख का था? 40 लाख का था पहले। 30 था, अभी वो 40 कर दिया था। अब जैसे मैं चाहता था कि कम से कम 20 ईवीएम का कराऊं। 20 का मैं करा नहीं सकता था, 13 को तो करा ही सकता था। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ 2 ईवीएम को
वेरिफिकेशन का जो है रिक्वेस्ट जो है डाल के आया हूँ और 94,400 रुपये मैंने जमा किए हैं। मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे, ये भी लोगों से उधार लेके आया हूँ। कैसा लोकतंत्र है? मजाक बना रहे हैं आप लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है या पैसे का तंत्र है? दरअसल इस चुनाव में महज 46 सीटों पर सिमटी महाविकास अघाड़ी ईवीएम की लड़ाई सड़कों तक लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के खिलाफ एक यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। हम एक जन आंदोलन, लोगों की आवाज बन के हम कांग्रेस पार्टी आगे आएंगी, क्योंकि जनता चाहती कि अब वोट बैलेट पे होना चाहिए। एक वोट का अधिकार हमको है, वो भी अधिकार मशीन चुराती है। इस तरह की भावना जनता की है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें बैलेट पे वोट चाहिए और हमारे नेता राहुल जी उसका एक जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। और इसलिए महाराष्ट्र ने हमने निर्णय लिया है कि जन आंदोलन जब राहुल जी का आएगा वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रहेगा। और एक हमने सिग्नेचर कैंपिंग अभी आने वाले 2 दिन में हम पूरे महाराष्ट्र में शुरू करेंगे। विपक्षी गठबंधन की तीनों पार्टियों ने हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठकों में ईवीएम के मुद्दे को सड़क के साथ ही कोर्ट तक ले जाने का मन बनाया है। सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट को अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उसी जगह पर एक और धमाका हुआ। सुबह 11:48 पर जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ वो इतना तेज था कि आसपास जो लोग रहते थे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम पहुंची, साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की जांच की गई। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि एक मिठाई की दुकान के पास तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। ऐसा ही पाउडर प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास 20 अक्टूबर को हुए धमाके के बाद मिला था। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पिछले 1.5 महीने के अंदर 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका 20 अक्टूबर को सुबह जो वहां का सीआरपीएफ स्कूल है उसके दीवार के साथ में हुआ। ये धमाका बहुत तेज था, आसपास की दुकानों को नुकसान हुआ, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ था। गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे वैसा ही धमाका उसी इलाके में 500 मीटर के दायरे में जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है उसके ठीक सामने जो पार्क है वहां पर भी हुआ। और ब्लास्ट के बाद सफेद धुएं का तेज गुबार, जो बड़ा गुबार है, वो निकला। और ऐसा ही 20 अक्टूबर को जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सफेद धुआं निकला था, यानी कि दोनों ही धमाकों में एक तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो धमाका हुआ, जो पहला ब्लास्ट था, उसमें आसपास की दुकानों को कुछ नुकसान हुआ, कोई घायल नहीं हुआ था। लेकिन जो धमाका गुरुवार सुबह हुआ उसमें एक शख्स मामूली रूप से घायल हो गया, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी कि जो ब्लास्ट करने वाला शख्स है उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्योंकि दोनों ही धमाके दीवारों के पास, पहला स्कूल की दीवार के बगल में किया गया और दूसरा ब्लास्ट पार्क की दीवार के बगल में किया गया। एक सुनसान जगह है और जो पहला ब्लास्ट था वो सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के बाहर हुआ। उस दिन, जिस दिन छुट्टी थी, बच्चे नहीं आए थे, उस दिन सुबह ब्लास्ट किया गया। तो दोनों धमाकों का जो पैटर्न है वो एकदम एक जैसा है। दोनों ही ब्लास्ट में, ब्लास्ट के बाद सफ़ेद धुआं निकला। ब्लास्ट साइट पर सफ़ेद रंग का पाउडर बरामद हुआ, पहले वाले ब्लास्ट के बाद भी, और जो गुरुवार सुबह ब्लास्ट हुआ है उसमें भी सफ़ेद रंग का पाउडर ब्लास्ट जो मिला है। दोनों ब्लास्ट सुनसान जगह पर किए गए जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, कोई इसमें घायल ना हो। और जो अब तक की जांच के हिसाब से जो मकसद लगता है ब्लास्ट करने वाले का, उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि इन दोनों ब्लास्ट के पीछे कोई एक ग्रुप है या कोई एक शख्स है। और जांच के दौरान ऐसा लगता है कि इसमें कोई लोकल शख्स शामिल हो सकता है, लोकल शख्स हो सकता है जिसको किसी निजी वजह से कोई दिक्कत हो और उसने गुस्से में आकर या प्लानिंग के तहत ये ब्लास्ट किए हैं। पुलिस के मुताबिक वो शख्स काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, जिसको केमिकल के बारे में जानकारी हो कि आखिर विस्फोटक में किस तरह के केमिकल्स मिलाने हैं और कौन से केमिकल का मिक्सचर मिलाने से ब्लास्ट होता है, जिसको इसके बारे में जानकारी हो।